रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बीते कई सौगातें दी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सौगात दिल्ली में एक नए ठिकाने के रूप में बिहार सदन का उद्घाटन करके उन्होंने दी। इसके साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस समारोह में दिल्ली स्थित 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, अब उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार सदन की नींव 2 साल पहले सीएम नीतीश ने ही रखी थी। यह भवन दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 19 में करीब 2 एकड़ में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी 10 मंजिलें हैं और इसमें 108 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ वीवीआईपी के लिए 8 अलग अलग सूट्स हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी 6 स्वीट्स बनाए गए हैं। बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, दिल्ली में बिहार के तीसरे भवन का उद्घाटन किया गया है, तो इस उद्घाटन में क्या कुछ हुआ और इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से लोगों को इसकी सुविधा मिल सकती है? बिहार भवन बिहार में 2 पहले सरकारी भवन थे जो बिहार के लोगों के लिए थे। खास करके बिहार के तमाम लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता था। उसमें वीआईपी और विधायक या कुछ चुनिंदा लोगों को ही उसमें कमरे मिल पाते थे, क्योंकि तो उसमें बिहार भवन था एक और एक बिहार निवास था। तो बिहार भवन और बिहार निवास दोनों चाणक्यपुरी में थे दिल्ली में और बहुत पहले बनाए गए थे। देखिए, बिहार भवन संभवतः 1972 में बनाया गया था और उसके बाद 1994 में जब उसमें, चूंकि बिहार भवन में काफी सीमित कमरे हैं, उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि तमाम नेता विधायक या फिर सरकारी अधिकारी काम से दिल्ली जाते हैं, तो 1994 में बिहार सदन बनाया गया, निवास बनाया गया, माफ कीजिए, बिहार निवास बनाया गया। लेकिन महसूस किया जा रहा पिछले कई सालों से कि बिहार के लोगों को भी कोई ऐसी जगह चाहिए जो सरकारी स्तर पे हो और बिहार सरकार का उसमें नियंत्रण हो। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अधिकारी और विधायक या फिर निजी लोग बिहार से दिल्ली जाते थे तो उनको रहने में दिक्कत होती थी। तो बिहार सरकार ने करीब 4-5 साल पहले कवायद शुरू की थी। बहुत मुश्किल थी उस वक्त इस भवन को बनाने में, क्योंकि ये जो जमीन थी इसमें बिहार और झारखंड दोनों का हिस्सा हुआ करता था। मुझे याद है कि जब कैबिनेट में बातें हुआ करती थी, कैबिनेट विभाग में कई फाइलें दौड़ती थी, क्योंकि ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन है कैबिनेट डिपार्टमेंट देखता है बिहार का। भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाता है लेकिन कैबिनेट विभाग की एक कंट्रोल में होता है। तो कैबिनेट ने तमाम प्रस्ताव किए और झारखंड को इसके मुआवजा, इसका पैसा भी दिया गया। तब जगह जाकर जमीन बिहार की पूरी तरह से हुई। उसके बाद जो द्वारिकापुरी सेक्टर 19 में जमीन थी, उसमें ये पूरा मैप बनाया गया कि एक विस्तृत बिल्डिंग बनाई जाए। इसमें कई बार चेंजेस किए गए। आज मुझे याद है कि जब कैबिनेट में बात होती थी तो पहले इसका नक्शा कुछ दूसरा था। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसमें कई बार करेक्शन किया और ये कहा कि इसको मतलब बहुमंजिली बनाया जाए, जितनी वहां पर ऊंची इमारत संभव हो सके अपने संसाधन के हिसाब से, और उसमें तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की जाए जो लोग बिहार के इलाज के लिए जाते हैं, अपने ऐसे कामों के लिए जाते हैं जिनमें उनको दिक्कत होती है वहां रहने के लिए। और इसको सोचते हुए उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण करीब 2-2.5 साल पहले इसका शिलान्यास किया था
और इसका प्रोजेक्ट पर काम लंबे समय से चल रहा था। तो ये एक काफी ज्यादा होमवर्क करना पड़ा था इस प्रोजेक्ट में। मुझे याद है कि कैबिनेट विभाग ने कई बार प्रस्ताव दिए, कई बार जमीन को लेकर झारखंड से उनके एग्रीमेंट्स हुए, कई बार एग्रीमेंट टूटे भी, पैसे का कितना पैसा कितनी जमीन कहाँ जाएगी इसकी तमाम चर्चा हुई। उसके बाद ये बिहार भवन बना। तो बहुत महत्वाकांक्षी सीएम की योजना थी, क्योंकि वास्तव में बिहार भवन की जरूरत थी जहाँ बिहार के लोग जाकर वो कमरा आवंटित कर सके। और 10 मंजिल की जो इमारत है, बेसमेंट भी है इसमें, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के अलावा 10 मंजिल की इमारत है। तो एक बहुत ही तरीके से बनाया गया जिसमें आम लोगों की व्यवस्था होगी, अधिकारियों के लिए भी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है, उसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए अलग स्वीट्स है। तो पूरी तरह से एक व्यवस्था की गई है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था की गई वहां पर। और बताया जा रहा है काफी हरित जो आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया गया, इसमें सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं और ये कोशिश की गई है पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग ये बने। तो बढ़िया प्रोजेक्ट है सरकार का और योजना भी बढ़िया है, सोच भी बढ़िया है। जी शशांक जी, जैसा कि नीतीश कुमार को भी कहते हैं, हमने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि बिहार से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं इलाज के लिए और उन्हें वहां पे असुविधा होती है और इस भवन के निर्माण से उन्हें वो इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। तो वो कौन लोग होंगे, क्या सभी लोग इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे वहां पे जो दिल्ली में जो बिहार भवन का निर्माण किया गया है? और अगर जो लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया के तहत वहां पे इसका सुविधा उठाया जा सकता है दिल्ली में? लेकिन यार अभी तक बिहार में 2 जो भवन थे पहले, बिहार भवन था और बिहार निवास था। दोनों की प्रक्रियाएं बहुत जटिल थी, आम लोगों के बस की बात नहीं थी। मैं बिहार में देखता था कि कैबिनेट डिपार्टमेंट से अलॉटमेंट होते थे कैमरे और एक सीनियर अधिकारी जो इसको अलॉटमेंट करते थे वहां पर और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते थे वो देखते थे तमाम व्यवस्थाओं को। बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी, आवेदन देना होता था। आवेदन के बाद सचिवालय में ही इसका एक व्यवस्था थी जो ये देखते थे प्रायोरिटी किसकी है। तो आमतौर पर प्रायोरिटी मिनिस्टर्स की होती थी, एमएलए की होती थी या ब्यूरोक्रेट्स की होती थी। आमतौर पे इनको कमरे आवंटित होते थे। आम लोगों में पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था थी कि जो एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं उनको ही कमरे आवंटित हो गए। तो आम लोगों की बिहार भवन और बिहार निवास दोनों जगह कोई एंट्री नहीं थी सामान्य तौर पे, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि किसी को खास जरूरत से जा रहा तो उसको एमएलए रिकमेंड करते थे या एमपी रिकमेंड करते थे तो उनको कमरे मिल सकते थे उपलब्धता के आधार पर, लेकिन वो प्रायोरिटी लिस्ट में काफी पीछे होते थे और साधारणता ऐसा होता नहीं था। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण विषय यह है, न्याय की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इसके बाद शायद कुछ नियम बदले जाए, लेकिन निश्चित रूप से आवंटन की व्यवस्था कहीं ना कहीं पटना में ही होगी और पटना की केंद्रीकृत व्यवस्था होगी वहां पर। और वो देखना यह है कि ये क्योंकि कैबिनेट डिपार्टमेंट के अधीन है अभी तक, तो इसको आवंटन कैबिनेट डिपार्टमेंट से होता है। अगर कैबिनेट डिपार्टमेंट से होता है तो इतना आसान नहीं होगा उन आम लोगों के लिए जो इलाज के लिए वहां जाते हैं। दूसरा नियाज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये भी विचार का बात है। विचार की बात लेते हैं पहाड़गंज में तो उसके रेट से भी कम दर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाते गए हैं और अब 1000 रुपए से ऊपर हो गया है। और इसमें बाइफर्केशन भी कर दिया गया है कि नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट विधायक और मंत्री जाता है तो उसके लिए क्या रेट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क से ले आता है तो उसके लिए क्या रेट है, और नॉन गवर्नमेंट मतलब पर्सन जाता है, कोई सिविल पर्सन जाता है तो उसके लिए रेट अलग थे और बहुत ज्यादा थे। तो क्या बिहार निवास में रेट को रिवाइज किया, जो बिहार निवास बनाया गया है, बिहार सदन बनाया गया माफ कीजिए, क्या इसमें रेट को रिवाइज किया गया, ये देखने का विषय होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोग इलाज के लिए जाते हैं तो क्या आम लोगों की इसकी बुकिंग सुलभ हो पाएगी, ऑनलाइन बुकिंग होगी या बुकिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि जो कैबिनेट विभाग से बुकिंग होती थी बहुत जटिल प्रक्रिया थी। यहाँ तक कि मैंने देखा है, मैंने कई बार करवाया भी है कि एमएलएज को यानी विधायकों को जब बुकिंग होती थी तो कभी कभी उनकी बुकिंग रद्द हो जाती थी क्योंकि वहां पर प्रायोरिटी लिस्ट में और कोई होते थे। तो तमाम बातें ऐसी होती है कि ये देखना होगा कि आम लोगों के लिए कितने कमरे हैं। जैसा उन्होंने पहले से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि एक कमरा जो है राज्यपाल के लिए होगा, बुक होगा हमेशा, वो बंद रहेगा, राज्यपाल जाए या ना जाए, स्वीट होगा बड़ा। एक कमरा मुख्यमंत्री के लिए वह स्वीट होगा। उसके बाद 8 वीआईपी लॉन्च होंगे, वो हमेशा बंद रहेंगे, जो वीवीआईपी जाएंगे तभी होंगे। कैबिनेट मंत्री के लिए 6 होंगे। उसके अलावा विधायकों के लिए कितने हैं, एमपी एमएलए के लिए कितने हैं, उसके अलावा बड़े अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कितने कमरे बुक हैं, और ये तमाम कमरों में क्या आम लोगों की एंट्री होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने घोषणा कर भी दी
तो टेक्निकली ऐसा व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। उन कमरों को आमतौर पर रिजर्व रखा जाता है, आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। तो ये घोषणा करनी चाहिए कि आम लोगों के लिए कितने कमरे हैं और वो उनकी बुकिंग क्या ऑनलाइन होगी, क्योंकि अगर वो कैबिनेट से होगी तो फिर वहां प्रायोरिटीज देखी जाएंगी और लोग समय पर कमरा नहीं मिल पाएगा। दूसरा मैंने महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आम लोगों की बात की जा रही है तो उसका जो रेंट है, जो किराया है पर डे का, जो अभी बिहार सदन और बिहार निवास में स्ट्रक्चर बनाया गया वो काफी महंगा है। उससे सस्ते होटल आपको पहाड़गंज के इलाके में मिल जाते हैं और उससे सस्ते होटल आपको और दिल्ली के कई इलाकों में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं द्वारका दूर भी है, द्वारका सेक्टर 19 दूर भी है। तो ये देखना होगा कि क्या अफोर्डेबल होगा, आम लोगों के लिए अफोर्ड कर पाएंगे, इसका भी सरकार को ध्यान रखना होगा। हालांकि अभी जो दर है वो बिहार निवास और बिहार भवन जो है उसी के अनुसार है। नई रेट क्या तय होती है ये देखने का विषय है। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से बिहार में अब तीसरे भवन का निर्माण किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को वहां पे सुविधा होगी, लेकिन इस सुविधा की प्रक्रिया क्या होगी और इसका जैसा कि आपने जिक्र किया कि रेंट क्या होगा, ये सारी चीजें एक आम लोगों के बजट में आती हैं या नहीं आती हैं, ये भी एक अलग विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। और एचडीएफसी बैंक लूट मामले में एक बार फिर वैशाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक और अभियुक्त मुकेश राम को उसकी पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं अब तक पुलिस ने इस मामले में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की बरामदगी कर ली है। इसकी जानकारी वैशाली एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी और साथ ही इस लूट कांड के उद्भेदन से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की भी बात कही। इसमें मेजोरिटी ऑफ अमाउंट रिकवर हो चुका था। जो अपराधी फरार थे उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है एवं उसके पास से 14,04,500 रुपये बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाना लगाने में हम उसे आश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई है। एक देसी कट्टा एवं 2 गोलियों की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में अलग से बड़गांव थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। और बिहार के भोजपुर में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोर बीईओ अभय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ दबोचा है। मामला भोजपुर जिले के पीरो ब्लॉक के बीआरसी का है, जहां पीरो बीआरसी गेट से पीरो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार को 80,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार बीईओ से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये टीचर से 80,000 रुपए के डिमांड किए थे। उनको वित्तीयता का आरोप लगा के सस्पेंड किया था। रिलीज करने के बाद पैसा मुक्ति डिमांड किया। वहीं समस्तीपुर में भाकपा माले ने उजियारपुर के मनरेगा भवन परिसर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरना दिया। इस दौरान मनरेगा भवन परिसर में उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने, केंद्र में डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर की नियुक्ति करने, प्राथमिक उपचार सहित जीवन रक्षक दवा की गारंटी करने सहित कई अन्य मांग के लिए मांग की गई। कंपाउंडर, ड्रेसर सहित एएनएम की प्रतिनियुक्ति करने के लिए, नए भवन का निर्माण करने के लिए और जनहित में वह अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने भाकपा माले ने 1 दिवसीय इस मनरेगा भवन कार्यालय पर धरना देकर के हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत जो बदतर है उसको बेहतर किया। और बेतिया में बारिश और गंडक नदी का पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। जिले का दियारा इलाका आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है। गंडक नदी के सामने इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है।
बेतिया में बारिश और गंडक नदी का पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी अभी कम होती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि जिले का दियारा इलाका आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है। गंडक नदी के सामने इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी है, आक्रोश देखा जा रहा है। तो जल जमाव से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। वहीं देश में बीते दिन जहां टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बना, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत काफी कम रहा। झारखंड कुल 95,258 टीके लगाकर 19वें पायदान पर रहा। सबसे ज्यादा धनबाद में 9,506 टीके तो सबसे कम जामताड़ा में मात्र 1,048 टीके ही दिए जा सके। झारखंड में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात अगर रांची की करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इसके बावजूद रेस्टोरेंट और क्लब पर पाबंदी कायम है। बीते दिन दिल्ली दौरे से लौटे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए न जाने की बात कही है। उन्होंने समीक्षा किए जाने के बाद इस दिशा में निर्णय लिए जाने की बात कही है। आदमी था जो शुरू से कहता रहा कि जीवन भी चले और जीविका भी चले, दोनों तो जो मांग है। लेकिन समीक्षा करना होगा उसको कि जरूरत क्या चीज की है। ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से खोल दिया जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए, वैसा नहीं करेंगे। वो हाई पावर कमेटी है, वो सोच विचार करके निर्णय कमेटी लेती है और अभी भी सही निर्णय लेंगे। अब तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, सब जगह खुल रहा है, यहाँ भी खुलेगा। तो टीकाकरण में झारखंड 19वें नंबर पर है। 328 सैंपलों में 62% डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। तो पिछले 272 सैंपल में भी मिले 63% डेल्टा वेरिएंट। तो देश में बीते दिन जहां टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बना, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत काफी कम रहा है। आपको बता दें कि झारखंड कुल 95,258 टीके लगाकर 19वें पायदान पर रहा है और सबसे ज्यादा धनबाद में 9,506 टीके तो सबसे कम जामताड़ा में मात्र 1,048 टीके ही दिए जा सके हैं। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि झारखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे संपादक कुंदन कर्तव्य जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से सरकार जो है वैक्सीनेशन को लेकर के वाहवाही लूट रही है, सरकार का यह कहना है कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, वहीं अगर दूसरी तरफ धरातल पर देखा जाए तो ये वैक्सीनेशन के मामले में 19वें पायदान पर रहा है। जिस तरीके से 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश में टीकाकरण एक अभियान के तहत चलाया जाएगा और उसके साथ ही कल पहले दिन रात बजे तक कोविड को बात कर लें तो 85,17,000 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन की सूचना मिली है और कल देर रात भी कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन जारी था। तो अब जब एक फाइनल अपडेट आएगा तो उम्मीद यह की जा रही है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। 21 जून की तारीख में अगर बात कर लें, यह 15 घंटों के दौरान जो टीका लगाए गए हैं लोगों को उसकी संख्या बताई जा रही है। अब झारखंड की उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो झारखंड में आज की तारीख में 3,377 केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2,451 केंद्र हैं जहां पर 45 प्लस के लोगों को टीका दिया जा रहा है और 926 केंद्रों में 18 प्लस के लोगों को टीका दिया जा रहा है। झारखंड सरकार के पास टीका की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि के तहत 60,000 से 80,000 लोगों को एक
दिन में टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अगर क्षमता की बात करें तो हर केंद्र पर, हर टीका केंद्र पर 100 लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तो उस लिहाज से प्रतिदिन 3,377 केंद्रों के मुताबिक 3,37,000 के आसपास टीका देने की क्षमता है केंद्रों में। लेकिन टीका की उपलब्धता उस तरीके से नहीं आ रही है। झारखंड का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, अमूमन वर्किंग डेज में सोमवार से लेकर शनिवार तक की अगर बात करें तो 60,000 से 80,000 के बीच में टीकाकरण की संख्या रहती है। छुट्टी वाले दिन या ऑफ डेज में यह संख्या कभी कभी 1 लाख के आसपास नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि टीका की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि 75% टीका जो है वो सीधा राज्य सरकारों को मुफ्त दिए जाएंगे और 25% टीके निजी अस्पतालों को मुहैया कराया जाएगा। तो देखना यह है कि झारखंड में टीका की उपलब्धता कितनी बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो पाती है और उसमें आगे किस तरीके से झारखंड इस टीकाकरण अभियान को लेकर चल सकता है। जी कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन के मामले में अगर बात की जाए तो 19वें स्थान पे है, तो क्या इसकी असल वजह यही रही है कि राज्य को पर्याप्त टीका नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? क्योंकि राज्य सरकार जो है वो हमेशा से शिकायत करती रही है कि उनके पास पर्याप्त टीका नहीं है, केंद्र की तरफ से पर्याप्त टीके उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल यार, देखिए 3,377 टीका केंद्र की स्थापना, जिसमें प्रति केंद्र अगर 100 टीके की उपलब्धता भी होती है तो एक दिन में 3,37,000 लोगों को टीका मुहैया कराया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, इतने केंद्रों तक अगर टीका मुहैया नहीं हो पाएगा तो यह लक्ष्य, इस लक्ष्य तक राज्य सरकार नहीं पहुंच पाएगी। और जिस तरीके से झारखंड तक जो टीके की खुराक मुहैया की जा रही है और इन खुराकों को बाकी के केंद्रों तक मुहैया कराने की जो व्यवस्था है, जो सप्लाई चेन बनाया गया है, उसके तहत यही बातें सामने आ रही हैं कि झारखंड सरकार के पास टीके की खुराक पर्याप्त संख्या में मुहैया नहीं है। इस वजह से जो प्रतिदिन के टीकाकरण के आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े इतने संतोषजनक नहीं है। जी, अब लेकिन वहीं पे अगर कुंदन जी, रामेश्वर उरांव से जब मीडिया ने बातचीत की तो उनका यह कहना है कि अभी वो समीक्षा करेंगे तब जाकर के इस पर बयान देंगे वो। देखिए जाहिर सी बात है, रैंडमली सूचनाओं के अभाव में अगर मंत्रियों के द्वारा इस संबंध में राय ली जाती है या उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जाती है तो इसकी भी संभावना है कि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि टीके की संख्या और टीके की खुराक और कहां पर कितने टीके हैं, कितने टीकाकरण केंद्र काम कर रहे हैं, इस संबंध में शायद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से अपडेट रहे हो। और चूंकि रामेश्वर उरांव 5 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद लौट रहे थे रांची, उस समय यह उनसे पूछा गया तो शायद उनके पास यह जानकारी नहीं रही हो। और जाहिर सी बात है, जानकारी नहीं होने पर कोई गलत बयान हो जाए, इससे बेहतर है कि जानकारी लेकर ही उस बारे में प्रतिक्रिया दी जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से अब तीसरे लहर की भी बात कही जा रही है और जिस तरीके से अगर तीसरा लहर का आगमन होता है और टीके की जिस तरीके से कमी देखी जा रही है तो इससे फिर कैसे राज्य सरकार डील करेगी? देखिए, तीसरे लहर की जहां तक बात की जा रही है तो तीसरे लहर के बारे में जैसा कि एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरे लहर की संभावना है। लेकिन वहीं पर बाकी दूसरे जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि अगर टीकाकरण अभियान में और हम तेजी लाते हैं तो इसे रोका जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर तीसरी लहर को रोक पाने में हम संभव हुए टीकाकरण अभियान के जरिए तो यह हमारे लिए एक सबसे बड़ी सौगात होगी। और झारखंड में देखिए, व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तमाम लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है इन टीकाकरण केंद्रों पर। साथ ही निजी अस्पताल भी इस संबंध में टीकाकरण के अभियान में शामिल होने को तैयार है, लेकिन टीका की खुराक मुहैया नहीं हो पा रही है। उम्मीद यह की जा रही है कि जिस तरीके से जून महीने में जो टीका उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं या जुलाई महीने में जिस तरीके से
टीका उत्पादन के लक्ष्य रखे गए हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि 13.5 करोड़ टीका की खुराक पूरे देश को उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें झारखंड के हिस्से अगर 1 करोड़ खुराक या उसके आसपास की भी खुराक मुहैया करा दी जाती है तो संभावना यह है कि झारखंड की एक बड़ी जनसंख्या को टीका दिया जा सकेगा और हम तीसरी लहर को इससे रोक पाएंगे। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ सरकार वाहवाही कर रही है और प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अगर वैक्सीनेशन के मामलों में नंबर पायदान की बात की जाए तो झारखंड राज्य 19वें पायदान पर है। तो इसको लेकर के किस तरीके से वैक्सीन की कमी को पूरी की जाए ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना राज्य सरकार को पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।